हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय की। इस वीडियो सत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8, जीव जनन कैसे करते हैं। यह अध्याय हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और इसके भाग 1 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में सबसे पहले शुरू के जो 4 प्रश्न होते हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ बहुविकल्पीय होते हैं, कुछ खाली स्थान है, कुछ सही गलत है, कुछ एक शब्द में उत्तर दीजिए। कुछ इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 4 विकल्प दिए होते हैं। इसमें से छांट के कोई भी एक सही विकल्प आपको उत्तर के रूप में लिखना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक पुष्प जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनाने वाले भाग हैं। क्रमशः लिखा हुआ है, पहले नर युग्मक की बात की गई है, फिर मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट की बात की गई है। 4 विकल्प दिए गए हैं, देखते हैं। पुंकेसर एवं परागकोश, पुतंतु एवं वर्तिकाग्र, परागकोश एवं अंडाशय, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। तो यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनाने वाले भाग क्रमशः होंगे परागकोश एवं अंडाशय। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नर युग्मक जो होगा वह परागकोश में बनेगा परागकण के रूप में, और अंडाशय में अंडक बनेंगे मादा गैमेट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर परागकोश एवं अंडाशय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में घटनाओं का सही क्रम क्या है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, कुछ घटनाएं दी हुई हैं, देखते हैं। परागण, निषेचन, अंकुरण, भ्रूण। बी ऑप्शन है अंकुरण, भ्रूण, निषेचन, परागण। ऑप्शन सी है परागण, निषेचन, भ्रूण, फिर अंकुरण। और चौथा विकल्प है भ्रूण, अंकुरण, परागण एवं निषेचन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परागण, निषेचन, भ्रूण एवं अंकुरण। यानी कि लैंगिक जनन की क्रिया में सबसे पहले परागण होगा, परागण के पश्चात निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूण बनेगा और भ्रूण के बाद उसमें अंकुरण होगा। तो लैंगिक जनन की ये घटनाओं का सही क्रम कुछ इस प्रकार से होगा कि पहले परागण, फिर निषेचन, भ्रूण, फिर अंकुरण। अगला प्रश्न है, जो गुण जनकों से शिशुओं में स्थानांतरित होते हैं वे कैसे होते हैं? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, गाल्गी बॉडी में या जीन्स में? तो बच्चों, जो गुणों का स्थानांतरण होता है वह जीन्स के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा, स्पायरोगायरा, ईस्ट के जनन में एक समान बात तो यह है कि इन तीनों में जो जनन होता है इनमें समानता को हमें देखना है। ऑप्शन ए है ये सभी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ऑप्शन बी है वे सभी एक कोशिकीय जीव हैं। ऑप्शन सी है वे सभी केवल लैंगिक जनन करते हैं। और ऑप्शन डी है वे सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। तो इसका सही उत्तर है वे सभी अलैंगिक जनन करते हैं। यहाँ पर अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जबकि स्पायरोगायरा और ईस्ट जो है उनमें तीनों में समानता केवल इस संदर्भ में है कि इन तीनों में अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन की क्रिया इनमें नहीं होती है और ये सभी बहुकोशिकीय नहीं है, कुछ एक कोशिकीय हैं, कुछ बहुकोशिकीय हैं।
तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, सभी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में जनन के समय एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विखंडित होना कहलाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मुकुलन, निम्नीकरण विभाजन, द्विविखंडन या बहुविखंडन। तो बच्चों, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन के विधि के द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो जब अनेक कोशिकाओं में विभाजन होता है तो वह कहलाएगा बहुविखंडन, और यदि 2 कोशिकाओं में विखंडन होता तो कहलाता द्विविखंडन। तो यहाँ प्रश्न में ही लिखा हुआ है एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो यह कहलाएगा बहुविखंडन। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादप में जनन स्तरों का सही क्रम है। यहाँ भी पूर्व प्रश्न की भांति ही 4 विकल्प दिए गए हैं, युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, अंकुरण। ऑप्शन बी है युग्मनज, युग्मक, भ्रूण, अंकुरण। अगला है अंकुरण, भ्रूण, युग्मनज, युग्मक, और डी ऑप्शन है युग्मक, भ्रूण, युग्मनज और अंकुरण। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, युग्मक। सबसे पहले युग्मक यानी कि गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स आपस में मिलकर के युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस जाइगोट से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है, और इसी भ्रूण में जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण की क्रिया होती है। तो जनन का पादपी पुष्पों में जनन का सही क्रम होगा गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो और जर्मिनेशन, यानी कि युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और अंकुरण। अगला प्रश्न है, राइजोपस में नलकीय धागे की तरह संरचना जिसके सिरों पर स्पोरेंजिया होते हैं कहलाती है। तंतु, हाइफा, राइजोइड या जड़ें। तो इसका सही उत्तर है हाइफा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नवीन पौधे तैयार करने के लिए वर्धी प्रजनन की प्रक्रिया निम्नलिखित भागों में होती है। बच्चों, यहाँ पर वर्षी नहीं वर्धी प्रजनन है। वर्धी प्रजनन की क्रिया निम्नलिखित भागों में होती है, तना, जड़, फूल। ऑप्शन बी है तना, जड़, पत्तियां। ऑप्शन सी है तना, पुष्प या फल, और ऑप्शन डी है तना, पत्तियां एवं पुष्प। तो वर्धी प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तना, जड़ एवं पत्तियों से। इन सभी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, जैव जगत के लिए जनन अति आवश्यक है। क्यों? 4 विकल्प दिए गए हैं, जीव को जीवित रखने के लिए, ऑप्शन बी है उनकी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ऑप्शन सी है वृद्धि को बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन डी है पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। तो जैव जगत में जनन का मतलब है ऑप्शन डी, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। यदि जनन नहीं होगा तो वह जो जीव है वह अपने साथ नष्ट हो जाएगा, उसके गुण या उसके कैरेक्टर जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस जाति की वंशागति नहीं हो पाएगी। तो जैव जगत के लिए जनन इसीलिए आवश्यक है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपनी जाति को अस्तित्व में बनाए रख सकें। अगला प्रश्न है, युवावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्न में से एक परिवर्तन जो लैंगिक परिपक्वता से संबंधित नहीं हो चुनिए। यहाँ पर सेकेंडरी कैरेक्टर की बात की गई है कि जैसे युवावस्था में आते हैं तो हमारे शरीर में कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो लैंगिक परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है दूध के दांतों का टूटना, ऑप्शन बी है लंबाई में वृद्धि होना, ऑप्शन सी है आवाज का भारी होना, और ऑप्शन डी है भार में वृद्धि होना। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर आवाज का भारी होना। यह पुरुषों में होने वाला एक आवश्यक लक्षण है जो लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होता है। सेकेंडरी कैरेक्टर को ये शो करता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं यानी मादा मानवों में वह घटना जो उनके जनन के लिए परिपक्वता का प्रदर्शन करती है कौन से हैं? शरीर का विकास, बालों के पैटर्न में बदलाव,
आवाज़ में परिवर्तन, और ऑप्शन डी है ऋतुस्राव या मासिक धर्म या पीरियड्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म की घटना उनके जनन के लिए परिपक्वता का प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। यहाँ पर अंडाशय यानी ओवरी, गर्भाशय यानी यूटेरस, शुक्रवाहिनी ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, और डिंबवाहिनी यानी ओविडक्ट ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी इसका सही उत्तर है शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिका जो है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां, जड़, तना या फूल? बच्चों, आपने ब्रायोफिल्म, जिसे हम पत्थरचट्टा भी कहते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? बिल्कुल सही, पत्तियों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्तियां। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रा में। यहाँ पर मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, इनमें से कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीज? तो इसका सही उत्तर है अंडाशय। पुष्प का अंडाशय जो है वह आगे चल के फल में बदलता है। तो ये थे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बात करते हैं सत्यासत्य कथन वाले प्रश्नों की। यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है, निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज बनता है। सही या गलत? तो यह कथन असत्य है। निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज नहीं बनता। अगला प्रश्न है, बहुविखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की होती है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, बहुविखंडन जो है वह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तीसरा है, एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि एक लिंगी पुष्प में जब एक ही पुष्प, एक लिंगी और द्विलिंगी मतलब जब इसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हों तो वह पुष्प कहलाएगा एक लिंगी। और स्वपरागण मतलब होता है जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं। तो जब दोनों पुष्प अलग अलग हैं तो यहाँ पर एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी, इसलिए यह कथन कैसा होगा? असत्य होगा। दूसरा है, द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण अथवा परपरागण कुछ भी हो सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। वहां पर स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही पुष्प में मौजूद हैं। अगला है, एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती। आइए इन प्रश्नों को उत्तरों को एक साथ भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। पहला है, मनुष्य में वृषण खाली स्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कोश में। मनुष्य में खाली स्थान जनन होता है। तो कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक जनन होता है? तो मनुष्य में हमेशा लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अगला है, अपुष्पी पादपों में खाली स्थान जनन होता है। तो अपुष्पी पादप यानी कि जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं। पुष्प होगा तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, लेकिन यदि पुष्प नहीं है तो ऐसे पुष्पों में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अगला खाली स्थान है,
मादा तथा गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है। यानी मादा यानी मदर, माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच जो जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक है वह कहलाता है प्लेसेंटा, जिसे हम अपरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान का है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की जो क्रिया होती है, संलयन की क्रिया, वह कहलाती है निषेचन। तो ये थे कुछ खाली स्थान वाले प्रश्न। उत्तरों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सही जोड़ी वाले प्रश्नों की। यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और सही जोड़ी बनाने के लिए आपके पास 2 कॉलम दिए होते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए की जोड़ी जो है वह बी से आपस में मिलानी होती है। यहाँ 5 विकल्प दिए गए हैं और दोनों तरफ कभी कभी यहाँ पर कॉलम ए में 5 विकल्प दिए हुए हैं और बी वाले कॉलम में 5 से ज़्यादा भी दिए रहते हैं, ताकि आपको उनमें से सही जोड़ी सही उत्तर के सामने चुनना होता है। तो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में दिया हुआ है, हम देख लेते हैं पहले। नर युग्मक, मादा युग्मक, पुष्प का लैंगिक भाग, अलैंगिक जनन और स्वपरागण। कॉलम बी में दिया गया है कलिकायन, द्विलिंगी पुष्पों में शुक्राणु, अंडाणु और पुष्प। ये कुछ विकल्प दिए गए हैं, आइए इनकी जोड़ी मिलाते हैं। तो सबसे पहला कॉलम ए में है नर युग्मक। नर युग्मक इनमें से कौन सा होगा? तो नर युग्मक होगा शुक्राणु। यहीं पर यदि हम बात करते हैं मादा युग्मक की, तो मादा युग्मक होगा अंडाणु। फिर तीसरा है पादप का लैंगिक भाग। कौन सा होता है? किसी पौधे का लैंगिक भाग पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प में ही मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनते हैं। अगला है अलैंगिक जनन, यह होगा कलिकायन यानी कि बडिंग। और 5वां है स्वपरागण, यह क्रिया हमेशा द्विलिंगी पुष्पों में होती है, एक लिंगी पुष्पों में नहीं होती है। तो कुछ इस तरह हम कॉलम ए की जोड़ी बी से मैच करते हैं। उत्तर को हम एक साथ कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं चौथे प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें आता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए और यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है? यहाँ पर उत्तर होगा परागण। अब इस प्रश्न को कुछ ऐसे भी कह सकता है कि परागण किसे कहते हैं? तो उत्तर इसी में हो जाएगा, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया जो है वह कहलाती है परागण। अगला प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रश्न को भी हम इस रूप से कह सकते हैं कि पूछा जाए कि निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है वृषण यानी कि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो सही उत्तर है ओवरी में अंडाणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 5 है किसी जीव के उस जैव प्रक्रम का नाम लिखिए जो उसकी समष्टि की वृद्धि में सहायक होता है। तो यहाँ उत्तर होगा जनन। पहले हम विकल्प में भी इसे देख चुके हैं कि जनन वह घटना है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है, मतलब डीएनए में क्या घटना होती है? तो जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके डीएनए में भिन्नता आ जाती है। अगला प्रश्न है क्या होता है जब कोई परिपक्व स्पाइरोगायरा तंतु काफी लंबा हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा जब कोई परिपक्व स्पाइरोगायरा तंतु काफी लंबा हो जाता है
तो वह विखंडित होकर नवजातों को जन्म देता है और प्रत्येक खंडित हुआ भाग नया स्पाइरोगाइरा बना लेता है। तो ये थे कुछ 1 नंबर वाले प्रश्न। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। यह अति लघु उत्तरीय होते हैं, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जनन क्या होता है? इसका उत्तर है, सजीवों की अपने समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। फिर से देखें, सजीवों में अपने समान आकृति, रूप, रंग एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे जनन कहते हैं। यह जनन की क्रिया मुख्य रूप से जीवों में 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन की यहाँ पर हमें परिभाषा देनी होगी। 2 नंबर का प्रश्न है, जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, बल्कि जनन जीव के अलैंगिक भागों या अंगों के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, इस परिभाषा को आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से बदल कर भी लिख सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, बल्कि जीव के अलैंगिक भागों से जनन की क्रिया संपन्न होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? इसका उत्तर है, जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों या रचनाओं से नवीन पौधे उत्पन्न करता है, तो इस क्रिया को कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। दोनों रूप से पूछ सकता है, कृत्रिम अलैंगिक जनन भी पूछ सकता है या कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी पूछ सकता है। तो क्या होगा इसका उत्तर, जब कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों या रचनाओं से नवीन पौधे उत्पन्न होते हैं, तो इस क्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन या बडिंग क्या होता है? इसका उत्तर है, कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जो परिपक्व होकर जीव से अलग होकर नए जीव को जन्म देते हैं। जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन या कलिकायन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन से आप क्या समझते हैं? यह भी परिभाषा वाला 2 नंबर का प्रश्न है। शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बना लेता है, यह क्रिया पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहलाती है, जैसा हमने हाइड्रा में देखा था। अगला प्रश्न है, द्विविखंडन। द्विखंडन या द्विविखंडन क्या होता है? तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा 2 बराबर भागों में यह विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा था अमीबा में। तो जब किसी जीव का शरीर 2 भागों में बट करके 2 नए जीवों को जन्म देता है, तो यह क्रिया द्विविखंडन या द्विखंडन कहलाती है। उदाहरण अमीबा। अगला प्रश्न है, बहुविखंडन या बहुखंडन क्या होता है? तो अभी हमने द्विखंडन पढ़ा, अब बहुखंडन। कुछ एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विभाजित हो जाती है तथा अनेक नवजीवों को उत्पन्न करती है। यह प्रक्रिया बहुखंडन या बहुविखंडन कहलाती है। तो जब किसी एक जीव से बहुत सारे खंड बने और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करें, तो यह क्रिया कहलाती है बहुविखंडन। इसका उदाहरण हमने प्लाज्मोडियम में देखा था। अगला प्रश्न है, खंडन किसे कहते हैं? ठीक है, द्विविखंडन हुआ, बहुविखंडन हुआ, अब खंडन देखते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े या खंड वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, तो यह क्रिया खंडन कहलाती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो नर जनन कोशिका तथा मादा जनन कोशिका के संयोग से होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो अलग अलग गैमेट्स का निर्माण होता है और दोनों की फ्यूजन से जाइगोट होता है, तो जाइगोट बनता है। तो जब इस तरह का जनन हो तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने या संयोग को ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन से प्राप्त नवजातों में विषमताएं होने के 2 कारण दीजिए। यह भी 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप क्या 2 विषमताएं उत्पन्न होने का कारण होता है? पहला कारण है लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं जिनके कारण इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और दूसरा है युग्मकों में गुणसूत्रों का संयोग यानी क्रोमोसोम का जो फ्यूजन होता है वह भिन्न भिन्न होता है, इसलिए यहाँ पर जो लैंगिक जनन होता है उसमें नवजातों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके कारण नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है परागण किसे कहते हैं यानी कि पॉलिनेशन। परिभाषा के रूप में देखते हैं किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागण कहलाती है। ठीक है, अर्थात परागकणों का किसी भी माध्यम से पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। अगला प्रश्न है पर परागण किसे कहते हैं। अब यह जो परागण की क्रिया पॉलिनेशन है यह 2 प्रकार से होती है। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। तो परपरागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम से पहुंचते हैं तो यह परागण की जो क्रिया होती है वह परपरागण कहलाती है। और इस प्रक्रिया में किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के वह माध्यम हवा हो सकती है, वह माध्यम कीट हो सकते हैं, बिना किसी माध्यम के परपरागण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। जबकि स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं तो वह क्रिया स्वपरागण होती है। तो स्वपरागण और परपरागण भी 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला एक प्रश्न है तंबाकू के पौधे में नर युग्मक में 24 गुणसूत्र हैं, तो इसके मादा युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे और युग्मनज यानी कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर यदि मेल गैमेट यानी नर युग्मक में 24 गुणसूत्र है तो मादा युग्मक में भी गुणसूत्रों की संख्या 24 ही होगी। और चूंकि युग्मनज कब बनेगा? नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, तो दोनों के गुणसूत्रों की संख्या इसमें जुड़ जाएगी और युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 48 हो जाएगी। अगला एक और प्रश्न है अगर परागण नहीं घटित होता तो पुष्पों में निषेचन की क्रिया भी क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है पुष्पों में निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए 2 युग्मक मेल गैमेट परागकण और फीमेल गैमेट बीजांड यानी ओव्यूल होना चाहिए। अगर परागण नहीं होगा तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों की अनुपस्थिति में निषेचन भी नहीं होगा। तो अगर परागण नहीं होगा तब मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, संयुग्मित नहीं होंगे, जिसके कारण निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो सत्र में हमने देखा परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसी चैप्टर से इसी अध्याय से कुछ निबंधात्मक और बड़े प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।